नमस्कार। कैसे हैं भाई लोग? एकदम फिट। तो मेरी आज की जो यात्रा है, ये मैं भूतनाथ से अभी निकला हूँ। असल में मोबाइल का जो स्टैंड लिया था ना, परफेक्ट नहीं है, इतना हिलता है। बढ़िया स्टैंड चाहिए। तो यहाँ पे पटना में अब्दुल हई कॉम्प्लेक्स है और उसी कॉम्प्लेक्स में कार एसेसरीज वाले बहुत सारे लोग हैं। तो पहले तो वहाँ चल रहा हूँ। वो लगभग गांधी मैदान के कॉर्नर पे आता है। देख रहे हैं कितना हिलता है, थोड़ा सा जर्किंग होता है जरूर से ज्यादा। असल में उसको लगना चाहिए मिरर के सेंटर में मोबाइल को, और वो जो शीशा में चिपकाने वाला आता है वो बेकार होता है, गिर जाता है, मोबाइल का डिस्प्ले तक टूट जाता है। तो मेरा नाम संजीव वर्मा है। जो भाई लोग इसी पर्टिकुलर ब्लॉग को देख रहे हैं, मैं अब तक 16-17 बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का कर चुका हूँ। और मेरा जो लास्ट बिजनेस था वो सीलिंग फैन मैन्युफैक्चरिंग का बिहार का सबसे पहला यूनिट हुआ करता था, जिसको बैंक वालों के धोखाधड़ी के चलते बंद होना पड़ा। खैर कोई भी नहीं। उसके बाद कोरोना भी आया, मैं मोबाइल यूट्यूब में एक्टिव हुआ। उस समय मेरे चैनल पे लगभग 4000 सब्सक्राइबर थे। आज 64,600 लोगों का सहयोग है। मैंने अपने सारे एक्सपीरियंस को किताबों के माध्यम से लिखना चालू किया और वर्ल्ड का एक ऐसा अनोखा किताब वो बन गया जो व्यापार से रिलेटेड ऐसी पुस्तकें हैं, जैसे कि मेरा कॉम्बो पैक जो कि सुपर डुपर हिट चल रहा है, और डाटा पैक। कॉम्बो पैक जो भी लेते हैं लोग, कॉम्बो पैक लेते ही उसमें लगभग 10 बिजनेस का किताब है, पैक है पूरा। मतलब लाइफ टाइम बिजनेस करते रहिए, किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं। किताब लेते लोगों को सारे बिजनेस के मशीन रॉ मटेरियल वाले लोगों के मालिक का मोबाइल नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर, जो कि इंटरनेट वगैरह में मिलता नहीं है। और मेरा चूँकि सबके साथ व्यापार था तो मेरे पास सबका नंबर था। मैंने किताब में प्रिंट कर दिया है, जिससे लोगों का लगभग 5 साल तो ऐसे बच जाता है। सही जगह पहुंचते पहुंचते आपको कम से कम 5 साल लगेंगे। आप पहले ट्रेडर के अड्डा में फंसेंगे, ट्रेडर के अड्डे से धीरे धीरे मैन्युफैक्चरर तक पहुंचना चालू करेंगे। तो सबसे पहले वो सारे मैन्युफैक्चरर मिलते हैं आपको जो पब्लिसिटी करते हैं, जो लोग अच्छा माल नहीं बनाते। असल में उन्हीं को विज्ञापन की ज़रूरत होती है ज़्यादातर, ऐसा देखा गया है, जिनका माल बिकता नहीं है। और जो लोग बढ़िया क्वालिटी का रॉ मटेरियल बनाते हैं, उनको फुर्सत नहीं है ऑर्डर पूरा करते करते। वो तो प्रेजेंट ऑर्डर पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ऐड करें। ऐड से अगर और मान लीजिए ऑर्डर बढ़ जाए तो बेचारे कहाँ से पूरा करेंगे। ये समस्या उनके साथ होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने इसमें कॉम्बो पैक में लगभग 10 बिजनेस डाला है। पंखे से रिलेटेड 5 बिजनेस है, किचन से रिलेटेड 4 बिजनेस है, और सारे माल को बेचने के लिए मार्केटिंग की स्पेशल एक बुक मैंने लिखी है। आइए देखिए, मैं ब्लॉगिंग में उतरा तो हूँ, जाहिर सी बात है मेरे पास कोई काम नहीं बचा, तो मैं किताब का काम अब डेली मान लीजिए 4-5 कॉम्बो पैक का ऑर्डर आ रहा है तो प्रिंट करने में 2 घंटा काफ़ी है मेरे लिए। वो काम मैं मॉर्निंग में करके रख देता हूँ और सैटरडे को इकट्ठा एक बार डिस्पैच कर देता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि कॉम्बो पैक में जितने भी इम्पोर्टेंट नंबर है जिसके लिए लोग पेमेंट करते हैं, कॉम्बो पैक लेते हैं, वो सारा नंबर मैं तुरंत उनको व्हाट्सएप में दे देता हूँ। मतलब उनका काम रुकता नहीं है। पैक को तो आने में टाइम लगता है ना, वो भारतीय डाक विभाग से जाता है,
एक समय लग जाता है। किताब एक फॉर्मेलिटी मात्र है, मेन चीज़ नंबर्स है, वो मैं तुरंत व्हाट्सएप पे दे देता हूँ। लगभग 40-42 नंबर आ जाता है। तो रहा सवाल जब बैंक वालों की धोखाधड़ी हुई मेरे साथ और मैं कम्प्लीटली बेरोजगार हो गया, तो मैं माननीय अदालत के शरण में चला गया। अदालत की कार्रवाई को तो आपके जानते ही हैं कि कितना समय लगता है। 7 साल गुजर गया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन तक नहीं हो रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट है नहीं अपने देश में, वहाँ तक तो मैं पहुँच गया। वहाँ से भी ऑर्डर आया कि 7 अधिकारी पे ट्रायल चलेगा। उसके बावजूद ट्रायल रुका हुआ है। 7 लोग हाई कोर्ट पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का अवमानना करते हुए। खैर चलिए, उसमें आम आदमी कुछ नहीं कर सकता है। कोई खास आदमी रहे, जिसके पास खास आदमी मतलब पैसा वाला आदमी, कोर्ट कचहरी जनरली उन्हीं के लिए है। जिसके पास पैसा नहीं है, मेरा सलाह जो 7 साल का अपना अनुभव रहा, उसको कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहिए। चाहे जितना भी घाटा हो उसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए। यही कारण है कि बहुत लोग अपने आप को भी ख़त्म कर लेते हैं जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अब मान लीजिए चिड़िया है, वो जब उड़ेगी तभी उसका रोजी रोटी चलेगा। अब वो उड़ना ही छोड़ दे तो बेचारी खाएगी कैसे? एक जगह पड़ी रहेगी, टहल टहल के कितना खाएगी? वही काम बैंक वालों ने किया। मतलब चिड़िया का पूरा पर को कतर दिया जाए तो उड़ नहीं पाएगी। मेरे साथ भी वही किया, तो मैं भी घर बैठ गया। ये कहिए कि अपना एक YouTube चैनल था जिसने वापस मेरे को खड़ा कर दिया। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, मैंने जब मैं लाइव कंडक्ट करता हूँ 8:30 बजे पटना से, तो मैं बोलने की कोशिश करता हूँ कि आप जो भी काम करते हो, आप अपना YouTube चैनल ज़रूर बनाइए। क्योंकि YouTube जो है सो आज के डेट में बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन का सेंटर बन के रह गया है। अभी जस्ट देखिए ना, हमें अपना एक मोबाइल को गाड़ी के ब्लूटूथ से कनेक्ट करना था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने YouTube में सर्च किया, तुरंत वहाँ से वीडियो देखा और कनेक्ट कर लिया। तो आज के डेट में YouTube जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। तो आप जो भी करते हो, कुछ भी, मान लीजिए आप पंखे का वाइंडिंग करते हो, कुछ नहीं कीजिए, वाइंडिंग का वीडियो बना के YouTube में अपलोड कीजिए। धीरे धीरे देखिएगा, एक दिन चैनल आपका लाइन पे आ जाएगा। टाइम भले लगे जो लगे, लेकिन आपका भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम पे चैनल मोनेटाइज होता है। और तब तक देखिएगा कि जो रेवेन्यू आपको जनरेट हुआ है, वो भी रेवेन्यू आपको एक मुश्त मिल जाएगा। YouTube जो पेमेंट करता है ना, वो $100 जब आपका हो जाता है तभी पेमेंट करता है। मुझे $100 पहुंचने में 6 से 7 महीना लगता है, क्योंकि YouTube में पेमेंट बहुत कम मिलता है। पेमेंट जो आता है व्यूज़ पे आता है। मेरा लगभग 9000 वीडियो है चैनल में। व्यूज़ भी मान के चलिए 48 आवर्स में अभी मैं देख रहा था कि 20,000 व्यूज़ के लगभग चल रहा है। खराब व्यूज़ नहीं कहेंगे, अच्छा कहेंगे, लेकिन फिर भी रेवेन्यू को देखिए तो $100 को पूरा होने में 7 महीना मिनिमम लगता है। वो तो मुझे $100 7 महीना लगता है, जबकि मेरे सब्सक्राइबर की संख्या अभी 64,600 के आसपास है। मैं 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल का जब मैं रेवेन्यू चेक किया हूँ, तो देखा हूँ कि उनको $100 पहुँचने में 2-2 साल का समय लग रहा है। तब संतोष होता है, चलो हम उससे बेटर पोजीशन में। ये राजेंद्र नगर का धनुष सेतु पुल है। देखिए, मेरा ब्लॉगिंग में जब मैं रोड ट्रिप में रहता हूँ, तो मेरी एकमात्र कोशिश यही होती है, टारगेटेड कोशिश होती है कि बातचीत के जरिए आपको कैसे भी हो व्यापार में लाया जाए। बस मेरा एक ही फोकस है।
और दूसरा कोई मकसद नहीं। बहुत लोग ब्लॉगिंग का वीडियो बहुत देखता हूँ, लाइक करते हैं, रोड ट्रिप लाइक करते हैं, लेकिन ब्लॉगर जो होता है ना, उस दरमियान जितनी बातें बोलते रहता है उसमें 90% बकवास की बातें होती हैं, जिससे किसी प्रकार का किसी का फ्यूचर बिल्डिंग नहीं होने वाला है, बस टाइम पास। लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे अगर आप मेरी बातों को सुनेंगे तो धीरे धीरे करके आप व्यापार की तरफ आ जाएंगे। ये चीज़ देखिए, यहाँ पे ये जो ई रिक्शा वाला जो है ना, खाना बांटने का काम कर रहा है। ये भी एक अपने आप में काम है। बहुत लोग धर्म कर्म का भी काम करते हैं। अभी देखिए, वो ट्रैफिक पुलिस वाली जो लेडी थी, उनको 2 पैकेट वो खाना दिया है, अच्छी बात है। मैं भी जब ट्रैवल करते रहता था तो जैसे सेब हुआ, कुछ हुआ, किसी को देखता था रोड पे खड़ा, उसको दे देता था। क्योंकि देने से कुछ होता जाता है नहीं, बढ़ता ही है। तो आज एक छोटी सी चर्चा करना चाहूँगा, लेकिन अभी 10 मिनट की यात्रा 15 मिनट की है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जीने के लिए? आपके दिमाग में आएगा रोटी। और रोटी अगर ना हो तो उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है? तो पानी। यानी पानी क्या है कि फर्स्ट नीड है इंसान का। आज के डेट में, पहले की बात अलग थी, आज से 100 साल पहले की बात बिल्कुल अलग थी। रसायन नहीं था खेतों में, रासायनिक खेती नहीं होती थी, उद्योग नहीं था, उद्योग का केमिकल जो है सो धरती में नहीं जाता था, पानी एकदम स्वच्छ था। मुझे याद है, आज से 30-35 साल पहले जब मैं मकान बनाया था पटना में, तो बोरिंग किया था 375 फीट डीप बोरिंग। कुछ फिल्टर करने की आवश्यकता नहीं थी पानी को। घड़ा में पानी को रख देते थी मम्मी, और हम लोग फर्स्ट क्लास पीते थे। अब पानी का स्वाद भी बहुत मीठा था। समय बदलता गया, धीरे धीरे करके पानी इतना दूषित हो गया है कि उसका हिसाब नहीं। अब तो आपको शहर में तो बिना आरओ के गुंजाइश नहीं है। गांव में भले आप वाटर फिल्टर से काम चला लीजिए, लेकिन गांव में भी खेतों में रसायन इतना पड़ता है, सब तो नीचे पानी में ही जाता है ना, जहरीला रसायन उपज बढ़ाने के लिए। देखिए, मैं कहाँ बातें कर रहा हूँ और कहाँ आपको लेके जाना चाह रहा हूँ वो देखिएगा। बात बिल्कुल बिजनेस की हो रही है, लेकिन मेरे बात करने का तरीका है थोड़ा सा ऐसा समझाते हुए बात करना कि कभी आप भूल नहीं पाए। वाह, यह मंकी जा रहा है ठेला पे। तो कहने का तात्पर्य दरअसल ये है कि एक बिजनेस जो है आरओ का, वो कभी खत्म होने वाला बिजनेस नहीं। आरओ के बिजनेस में भी मैं आया था, आरओ का मैन्युफैक्चरिंग किया था। बवाना में एक फैक्ट्री है जो आरओ का कैबिनेट रॉ मटेरियल बनाती है। मैंने कॉम्बो पैक के डोमेस्टिक आरओ बुक में भी उनका मालिक का पर्सनल मोबाइल नंबर दिया है। कोई बंसल जी करके है, पूरा नाम तो याद नहीं आ रहा है। बवाना में उनकी फैक्ट्री है, कैबिनेट वगैरह सब खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं। बड़ा बड़ा पीडीसी मशीन सब लगा हुआ है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन सब लगा हुआ है। तो आरओ का बिजनेस कैसे किया जाए, शुरुआत आपको बता रहे हैं। इसकी ये देखिए, आरओ का बिजनेस कंप्लीटली मार्केटिंग पे डिपेंडेंट है। ऐसे तो हर एक बिजनेस में मार्केटिंग का रोल है, लेकिन आरओ में थोड़ा कंज्यूमर लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। कंज्यूमर शब्द का मैं प्रयोग किया हूँ। कंज्यूमर मतलब एंड यूजर, जिसको उपभोक्ता कहते हैं, और जिसके लिए कंज्यूमर कोर्ट होता है। बस इतना से समझिए बात को। कंज्यूमर कोर्ट जो होता है वो कस्टमर के लिए नहीं होता है, कंज्यूमर के लिए होता है। कस्टमर एंड कंज्यूमर बोथ आर डिफरेंट थिंग।
कस्टमर वो है जो सामान खरीद के आगे बेचता है, वो कस्टमर है। और कंज्यूमर वो है जो सामान खरीद के खुद इस्तेमाल करता है, यानी समोसा खरीदा खा लिया, वो कंज्यूमर है। पंखा खरीदा टांग लिया रूम में, वो कंज्यूमर है। लेकिन अगर पंखा खरीद के कोई आगे किसी दुकानदार को बेच रहा है या ग्राहक को ही बेच रहा है, कंज्यूमर को, उपभोक्ता को बेच रहा है, तो वो है कस्टमर। यही बेसिक डिफरेंस है। बहुत लोग पहुंच जाते हैं केस लेके, कस्टमर रहते हैं और कंज्यूमर कोर्ट में पहुंच जाते हैं। केस या तो रजिस्टर्ड ही नहीं होता है, और रजिस्टर्ड होता है तो अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वो केस वहाँ के लिए नहीं है। वहाँ पे सिविल कोर्ट जाना चाहिए अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आरओ का बिजनेस की मार्केटिंग कैसे होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक 70-75 रुपया का छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइजर, और 100-125 का एक मीटर आता है जिसको बोलते हैं TDS मीटर। TDS का फुल फॉर्म है टोटल डिसॉल्व सॉलिड, यानी पानी के अंदर में कितना सॉलिड्स मिला हुआ है उसको डिटेक्ट करके वो बता देता है, TDS मीटर। इलेक्ट्रोलाइजर क्या है? एक छोटा सा हीटिंग एलिमेंट है जिसमें 4 डंटा लगा हुआ है। उसमें हम लोग करते क्या है कि जैसे किसी भी घर में गए, एक गिलास पानी मांगे, जरा एक गिलास पानी दीजिएगा। पहले तो उसी घर में आप जाएंगे जहाँ जान पहचान हो, चाहे किसी के रेफरेंस का पहचान हो, चाहे खुद का पहचान हो। 2 तरह का पहचान हो सकता है। अगर आप किसी के रेफरेंस से जा रहे हैं तो या तो उनका नाम लेके एंट्री मिल रहा है तो ठीक, और नहीं तो कोशिश कीजिए कि चलो यार जरा 2-4 घर में परिचय करा दो, उसको लेके बाइक पे बैठ के चले। तो भाई किसी के घर में जाइएगा, पानी मांगिएगा तो हर कोई पानी देगा, वो स्टील के गिलास में आएगा। आपके पास 2 शीशा का ट्रांसपेरेंट गिलास होना चाहिए, कांच का पारदर्शी गिलास। करना क्या है, एक गिलास में आप उनके घर का पानी को डाल दीजिए जो आपको वो पीने के लिए दिए हैं, और दूसरे गिलास में आपके पास एक कोई भी ब्रांडेड कंपनी का मिनरल वाटर का एक बोतल होना चाहिए। आधा लीटर काफ़ी है, क्योंकि वो पानी कभी बर्बाद नहीं होगा। तो दूसरे कांच के गिलास में आप वो मिनरल वाटर डाल दीजिए, और ऊपर से ये जो इलेक्ट्रोलाइजर नाम का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 4 डंटा लगा हुआ है, दोनों गिलास को ऐसा रखिए कि उसका दोनों बाएं तरफ का डंटा एक गिलास में जाए और दाहिने तरफ का दोनों डंटा दूसरे गिलास में जाए। और उसके बाद ज़्यादा नहीं, 15 सेकंड के लिए उसको ऑन कर दीजिए इलेक्ट्रोलाइजर को। मज़ा देखिए। उसके बाद आप देखेंगे कि उनके घर का लाया हुआ पानी में जितना भी सॉलिड्स है वो ऊपर इकट्ठा होते आपको दिखाई देगा, और नीचे लगभग 10-15% एकदम क्लीन वाटर आपको दिखाई देगा। और दूसरी तरफ दूसरे गिलास में जो पानी रखा हुआ है मिनरल वाटर, उसमें कोई सॉलिड्स तो ऐसा है नहीं, तो वो उसमें कोई तरह का कुछ गंदगी दिखाई नहीं देगा, एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा। 15 सेकंड के बाद आप इलेक्ट्रोलाइजर को निकाल के टेबल पे रख दीजिए, और जिनके घर में आप गए थे उनको बोलिए यही पानी है। उनका तो पानी पूरा गंदा हो चुका है क्योंकि उसमें सॉलिड्स मिला हुआ है। कहिए कि यही पानी आप पी रहे हैं, और यही सारा गंदगी आपके ऑर्गन में जा रहा है, बॉडी के ऑर्गन में। कल को पत्थर बन जाता है, किडनी में स्टोन बन जाता है, तरह तरह का ब्लॉकेट्स होता है। ये अगर डिमॉन्स्ट्रेशन ढंग से आप किसी को दिखा दिए, सर जहाँ जहाँ मैं ये डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया था ना, सब लोग बेचैन हो गए थे कि मेरे घर में तुरंत आरओ लगा दीजिए। देखिए, आदमी पैसा कब खर्च करता है? जब उसके अंदर में डर समा जाता है। जब आपके उसको दिख जाएगा कि हम इतना गंदा पानी पी रहे हैं और इस पानी को पीने से हमको तरह तरह का बीमारी होगा, तो एक डर समा जाएगा। और डर समा गया
तब वो कहीं से भी खर्च करने के लिए तैयार हो जाएगा। उस घर के आरओ का ऑर्डर आपको मिलना निश्चित है, एकदम गारंटीड। खाली आपका ढंग से डिमॉन्स्ट्रेशन होना चाहिए। एक आरओ का ऑर्डर आपको मिल गया, मान के चलिए एक आरओ बनाने में मैक्सिमम 3 से 4 हज़ार रुपया खर्च होता है। सर बिकता, मार्केटिंग अगर ढंग का रहे तो 15,000 में बिक जाएगा। यहाँ ब्रांडेड कंपनी सब 25-25 हज़ार का आरओ बेच रही है, तो लोकल के नाम पे 15,000 रुपया तो बिल्कुल। और भी क्या करना है, किसी से एक बैग मांगिएगा 15,000 कहाँ से बेचारा देगा। मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ। आरओ के बिजनेस में तो मैं आया था लगभग 10-12 साल पहले, लेकिन मेरे घर में आरओ लगा था 20 साल पहले, और वो शख्स भी वही काम किया था जिस काम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पिताजी जब देखे कि पानी की स्थिति ये है, तो वो तुरंत, क्योंकि बैंकर थे, वेतनभोगी थे, वो तुरंत 15,000 का चेक काट के दे दिए और आरओ लग गया। सेम डे लगा था। इतना ही नहीं, जितने देर तक आरओ नहीं लगा था, वो बोले कि मेरे लिए कुछ मिनरल वाटर का बोतल ले आओ, ये पानी तो अब हम नहीं पीने वाले हैं। अब देखिए, दूध चाय में मान लीजिए मक्खी गिर जाए, और चाय वाला मक्खी निकाल के फेंक के आपको चाय दे देता, आप चाय पी लीजिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उस चाय में मक्खी गिरा था। लेकिन अगर नज़र के सामने मक्खी गिर जाए तो जाहिर सी बात है आप उस चाय को नहीं पीजिएगा, फेंक दीजिएगा। नज़र के सामने से ये जो टेस्ट है वो देखने के बाद तो कोई भी इंसान हिम्मत नहीं करेगा कि वो अपने घर के पानी को ना खुद पिएगा और ना अपने बच्चों को, परिवार को पीने देगा। वो भी दौड़ जाएगा, कुछ पानी का बोतल खरीद के ले आएगा और आनन फानन में आपको और आरओ लगाने के लिए ऑर्डर दे देगा। यही होता है। इलेक्ट्रोलाइजर का कीमत 75 रुपया, वो तो लाइफ अच्छा सामान हो गया आपके लिए। टीडीएस चेक करने का भी ज़रूरत नहीं है। वो तो ज़रूरत तब है कि जब आप आरओ इंस्टॉल कर रहे हैं तो कितना टीडीएस सेट करना है, उस समय उस मीटर की आवश्यकता है, टीडीएस कंट्रोलर की। ऐसे उसकी कोई आवश्यकता नहीं। मतलब मात्र एक 10 रुपया का पानी का बोतल, 75 रुपया का इंस्ट्रूमेंट सब दिन के लिए हो गया, तो खर्च कितना हुआ? 10 रुपया। वो भी 10 रुपया बर्बाद नहीं जाएगा। जो मिनरल वाटर आपने गिलास में डाला था उसको वापस अपने बोतल में डाल लीजिए, उसमें कोई खराबी नहीं है। मतलब वो 10 रुपया भी बार बार आपका रिसाइकिल होते रहेगा, वो बर्बाद नहीं होने वाला है। तो ये है बिजनेस आरओ का। कॉम्बो पैक में इसका भी किताब है। भले कॉम्बो पैक में एक बार 6236 रुपया लगता है, लेकिन बिजनेस तो इतना करके देता है ना कि अगर आरओ से, एक आरओ से अगर 10,000 रुपया का भी प्रॉफिट अगर आए तो बहुत जल्द एक मोटा पूंजी बना के रख देता हो। अब उस पूंजी से फिर आप बड़ा बड़ा बिजनेस करने लगिएगा। कॉम्बो पैक में तो ऐसा बिजनेस है जिसमें करोड़ों करोड़ लगा के भी किया जा सकता है। और ये देखिए आरओ का बिजनेस सबसे कम पूंजी का। आपके ज़िला में बहुत आदमी होगा जो आरओ का असेंबल करता होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आरओ आप तुरंत बना ही लीजिए। आरओ का कुछ सामान ले लीजिए, उस सब का नंबर आपको कॉम्बो पैक में मिल जाएगा। ये है एग्जीबिशन रोड चौराहा। अभी अब्दुल हई कॉम्प्लेक्स के पास जाना है। और मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग में देखूं चल रही है, हाँ चल रही है रिकॉर्डिंग। ये है बिहार की राजधानी पटना। आपको मेरा बिजनेस ब्लॉग्स कैसा लग रहा है? इसको ब्लॉगिंग तो कह सकते हैं, लेकिन बिजनेस ब्लॉगिंग कहा जाए तो अच्छा है, क्योंकि शायद ही कोई भी ब्लॉग मेरा ऐसा होगा रोड ट्रिप का कि जिसमें मैं व्यापार की बात नहीं करता हूँ।
अब देखिए, जो आदमी जो चीज़ सीखा है वही ना करेगा। हम बिजनेस सीखे हैं, और सीखे क्या है, बिजनेस अपने खून में घुसा हुआ है। कोई हमारा व्यापार का खानदान नहीं है, हम लोग श्रीवास्तव कास्ट हैं। सब दिन सब लोग नौकरी किया है मेरे खानदान में। पहला आदमी हम थे जो व्यापार किया। हाँ, एक बार नौकरी का मन किया था, तो बोली वो भी नौकरी था IAS की, उसकी तैयारी किए थे। 3 साल जम के तैयारी किए थे। पहले मेरा लैंग्वेज था हिस्ट्री और पाली। पाली के मेरे गुरुजी गया के रहने वाले थे, उनसे मैं पाली पढ़ने के लिए गया जाता था। उस समय मेरे पास बाइक हुआ करता था, तो मैं बाइक चला के पटना से 100 किलोमीटर दूर गया जाता था 3 घंटे में। दिन भर उनसे पाली पढ़ता था, हफ्ता में 4 ही बार जाता था। सूत पीटक, विनय पीटक। पाली एक जमाना में पटना का आम बोलचाल का भाषा था, आज वो संस्कृत से भी हार्ड होके बना हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुरुजी बहुत बूढ़े थे, उनका डेथ हो गया। अब पाली सिखाने वाला फिर कोई हमको मिला नहीं, तो हमको UPSC में अपने सब्जेक्ट को चेंज करके रखना पड़ा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव शास्त्र। उसमें क्या है कि मनुष्य की उत्पत्ति 5 लाख साल पहले हुई थी, तब से लेके और सिंधु घाटी सभ्यता तक का जो इतिहास है वो एंथ्रोपोलॉजी में आपको देखने को मिलता है। और सिंधु घाटी सभ्यता से लेके भारत की आज़ादी तक का इतिहास आपको इतिहास में देखने को मिलता है, हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री। मैंने ये 2 सब्जेक्ट लेके UPSC की तैयारी 3 साल 18 घंटा डेली पढ़ता था। भयानक तैयारी थी, और चैलेंज था कि अगर एग्जाम दे देता तो सर टॉप 20 में नाम आना ही आना था। इसे भी बिहार में IAS IPS के लिए लोग को जाना जाता है। खान सर भी लग गए हैं IAS IPS बनाने के लिए, एकदम गारंटी था। लेकिन पिताजी हार्ट के पेशेंट बन गए, उनको देखने वाला कोई नहीं था। इस चलते हमको वापस से व्यापार में आना पड़ा। और मेरा गंतव्य स्थान अब बहुत करीब है। आगे देखता हूँ पार्किंग कहाँ मुझे मिल पाता है, वहीं पे गाड़ी पार्क में लगा देना है। और मोबाइल के स्टैंड को तलाशना है। इसके बाद पार्किंग मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो यहीं लगाया जाए। इसके बाद पुल एकदम डाउन हो रहा है, यहीं लगा देते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल में बने रहिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। अब जरा मैं मोबाइल स्टैंड को खोजता हूँ। इसके बाद यहाँ से हम लोग की अगली यात्रा चिड़ियाखाना की होगी, और मैं आप लोग को पटना का चिड़ियाखाना दिखाऊँ। नमस्कार, जय हिंद।